चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ होमवर्क भी दिया था मैंने, देखा आप लोगों ने? बन रहे हैं क्वेश्चन? बन रहे नहीं बन रहे? अभी भी नहीं बन रहे? रो कॉलम ऑपरेशन के क्वेश्चन नहीं बन रहे, ठीक है। चलो, क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, चलिए ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस और करते हैं। रो कॉलम में हमने एक बार कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे। मैंने ये बोला था रो कॉलम ऑपरेशन जब भी आप करोगे वो डिपेंड करेगा आपका के थिंकिंग पे, कि देखो टूल्स आपको दे दिया गया है, अब आपसे बोला है कि रो कॉलम ऑपरेशन में आप प्लस और माइनस साइन लगा सकते हो। अब प्लस माइनस साइन लगाना है, मगर कैसे लगाना है, किस में लगाना है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप कोई भी दो रो लेके उसको ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, है कि नहीं? क्या नहीं कर सकते हम? मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियरिटी है? ठीक है। अब कई बार ऐसा हो जाता है स्टार्टिंग में जब आप चीजें पढ़ोगे तो कई बार हम इमेजिन नहीं कर पाते उतने दूर तक का, सही है? तो वहां पे इश्यू आ रहा होगा, जो भी इश्यू आने वाला है, ठीक है। तो आज हम बेसिक क्या क्या स्टार्ट करने हैं, जो आपको होमवर्क दिया था बेसिक लास्ट जो लेक्चर था उसका डिस्कशन करेंगे। फिर मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, क्योंकि मैट्रिक्स हमें बहुत टाइम से परेशान कर रहा है, हर जगह मैट्रिक्स आ रहा है और फिर हम कह रहे हैं बाद में पढ़ेंगे, तो अब इसकी जरूरत पड़ने लग जाएगी। फिर सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, स्क्वायर सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या होगा, समेशन प्रॉपर्टी क्या होगा डिटर्मिनेंट पे, और लास्ट में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। पहले तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपको दिए थे। ये अच्छा, ये इसके बाद हाँ, ये क्वेश्चन दिया हुआ था जेईई मेंस का क्वेश्चन 2019। होमवर्क है क्या, देखा था आप लोगों ने? तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, आपसे क्या पूछा, लेट द नंबर 2 b एंड c बी एन AP और a इक्वल टू समथिंग दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ a बिलोंग्स टू क्या दे रखा है, 2 to 16, देन c लाइज इन द इंटरवल, c कौन से इंटरवल में लाई करेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया क्या दिया है? अच्छा, यहां पे जो आप इस तरह का ये जो है ना, या जो आप यहां पे देखो ये साइन देख रहे हो जिसमें ये बॉक्स टाइप का बना हुआ है, अभी तक का हम जो यूज कर रहे थे हमने क्या, दो लाइन यूज की थी, है कि नहीं? तो इन बिटवीन ऑफ लाइन यहाँ पे जो भी एलिमेंट आप देख रहे हो तो वो डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? डिटर्मिनेंट को। मगर इस लाइन की जगह पे अगर इस तरह का सिंबल बना हुआ है, ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मैट्रिक्स को करता है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैट्रिक्स को। तो मैंने ये कहा था कि भाई हम तो डिटर्मिनेंट पढ़ रहे, तो हमारे लिए अभी मैट्रिक्स जहां जहां पे आएगा उसको हम क्या ले लेंगे? डिटर्मिनेंट ले लेंगे। क्लियर है? क्यों डिटर्मिनेंट ले रहे हैं? क्योंकि आपको a इक्वल टू समथिंग ये मैट्रिक्स से दिया हुआ है, ठीक है, यहां पे मैट्रिक्स से दिया हुआ है, मगर आपको निकालना क्या है? डिटर्मिनेंट a। और डिटर्मिनेंट a का मतलब ये जो बॉक्स है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? लाइन से। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मेजरली जो यहां पे आप क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2b एंड c ये क्या है? AP में है। तो 3 नंबर अगर AP में होंगे तो हम क्या जानते हैं? 3 नंबर्स आर इन AP, 2, B और C आर इन AP। जैसे ही ये लाइन मैं देखूंगा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि B इक्वल टू 2 प्लस C डिवाइडेड बाई 2? क्या ये सभी जानते हैं? ठीक है, तो इसको मैं 2 टाइम्स ऑफ B इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? 2 प्लस C। क्लियर है बेटा? मतलब जो बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखी है उसका मैंने ये यूज कर लिया। फिर ये बोला गया है कि जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो वो जो डिटर्मिनेंट आएगा, इस डिटर्मिनेंट का जो रेंज है वो रेंज कहां से कहां दे रखा है? 2 to 16। क्लियर है? अब रेंज दे दिया, अब वैल्यू किसका पूछा है? C लाइज इन द इंटरवल ऑफ, C लाइज इन द इंटरवल मतलब C कहां, मिनिमम वैल्यू C का क्या होगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। क्लियरिटी है? ठीक है, तो इस बेसिक कंडीशंस को यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। मुझे ये वाला वैल्यू बताना क्या है? 1 2 4 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो हमने एक डिटर्मिनेंट लिया है जिसमें फर्स्ट वैल्यू 1 है, 2 है, 4 है, 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर। क्लियर है बेटा? ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट। अब ये a आपका दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ a हम निकालने वाले हैं। तो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा, 1a a स्क्वायर, ऐसा किया था क्या?
1a² 1b² 1c² अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से ऐसे ही कर रहा हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जैसा यहां पे वैल्यूज आ रहा है तो यहां पे जो वैल्यू उसका स्क्वायर है, यहां पे जो 2 है तो इसका क्या है, स्क्वायर है। तो मैं क्या करूंगा, कॉलम 3 में ऑपरेशन करता हूं और कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 कर लो। सिमिलरली कॉलम 2 में ऑपरेशन कर रहा हूं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर लो। ऐसा करने से क्या चेंज आने वाला है, यहां पे देखो फर्स्ट जो नंबर है 1 2 4 ये तो ऐसे ही रहेगा, मगर क्या यहां पे 1 माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा। यही सीखा था हमने कि अगर एक रो में तीनों 1 1 है तो सबसे पहला काम क्या करना है, किसी दो को 0 बनाना है। तो मैंने इससे इसको सब्ट्रैक्ट, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, 0 बना दिया। यहां क्या आ जाएगा b माइनस 2, यहां क्या आएगा b² माइनस 4, यहां पे 0 c माइनस 2 और यहां पे क्या होगा c² माइनस 4। क्लियरिटी है क्या, सबको समझ में आया? ठीक है। अब आप बताओ कि कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, इस कॉलम 2 में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लें, ठीक है। अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या b माइनस 2 कॉमन हो गया, सिमिलरली c माइनस 2 भी क्या हो गया, कॉमन। क्या मिलेगा यहाँ पे 1 2 और 4, 0 1 और b प्लस 2, 0 1 एंड c प्लस 2। क्या आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो? ठीक है। फाइनली मेरे पास क्या मिला, b माइनस ऑफ 2, c माइनस ऑफ 2 और c प्लस 2, देखो कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा c प्लस 2 माइनस b प्लस 2। तो फाइनली यहां पे क्या मिलेगा, c माइनस ऑफ b। क्लियर है क्या बेटा, सब कुछ समझ में आया? चलिए ठीक है। अब इससे पहले जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो था कि 2b इक्वल टू c प्लस ऑफ 2, ऐसा कुछ है क्या, यही है ना, 2b इक्वल टू c प्लस 2। क्लियर है? अब आप ये देखो, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन में बोला गया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज लाई बिटवीन कितना 2 to 16 एंड फाइंड द रेंज ऑफ c, c का रेंज निकालना है, तो b के बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं b को रिप्लेस कर सकता हूं तो कर दूं, है कि नहीं। अब आप ये देखिए यहां पे एक टर्म क्या आ रहा है, b माइनस 2 आ रहा है। आप एक तरीका क्या यूज कर सकते हो कि जैसे ही आपको यहां पे जो b का वैल्यू मिले वो वैल्यू यहां से लेके डायरेक्टली यहां पे पुट कर लो जहां जहां पे b आ रहा है, तो क्या ये पूरा एक्सप्रेशन c में आ जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, एक तरीका तो ऐसा है जो आप डायरेक्टली लगा सकते हो। दूसरा आप क्या देख सकते हो कि आप ये देखो 2b में से अगर मैं 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, क्या कर रहा हूं, 2b में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं। तो अगर 2b में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो c प्लस 2 माइनस कितना हो जाएगा, तो b माइनस 2 किसके इक्वल होगा, देखो b माइनस 2 किसके इक्वल है, c माइनस 2 डिवाइडेड बाई, हाँ या ना, अच्छा बेटा क्लियरिटी है, ठीक है। और क्या आ गया, देखो b माइनस 2 को मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब यहां पे क्या है, c माइनस b, यहां से c माइनस b भी बनाया जा सकता है क्या, कैसे बनाए, ये देखो ये क्या है, b प्लस b इक्वल टू c प्लस 2, तो b माइनस 2 इक्वल टू c माइनस b, हाँ या ना, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, क्लियर है। तो b माइनस 2 की जगह पे क्या लिखना है मुझे, c माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है, ठीक है। एक ऑलरेडी c माइनस 2 था और फिर c माइनस b की जगह पे क्या लिखना है, b माइनस 2, मगर b माइनस 2 किसके इक्वल है, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, c माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब मेरे पास क्या मिला, c माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4, हाँ या ना, क्लियर है, ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब जो ये डिटर्मिनेंट है ये किसके इक्वल है, c माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4, इसका मिनिमम वैल्यू ऐसा ही है, मिनिमम वैल्यू कितना था डिटर्मिनेंट का 2 और मैक्सिमम वैल्यू 16। तो मुझे c निकालना है तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यहां कितना आएगा, c माइनस 2 का क्यूब और यहां पे कितना आ गया, अच्छा इसको 2 का क्यूब लगा लिखा जा सकता है, ठीक है, यहां पे 3 आ गया, यहां पे कितना आ जाएगा 4 का क्यूब। क्लियरिटी है, ठीक है। अब क्या आप कह सकते हो कि अगर किसी का क्यूब लेस देन है दूसरे नंबर से तो इसका क्यूब रूट जो होगा वो भी दूसरे नंबर से लेस होगा, ऐसा कहा जा सकता है, जानते हैं हम ये चीज, ठीक है। अब 2 इधर ले लो, कितना हो गया ये, और यहां पे कितना हो गया, तो c बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 to,
हाँ या ना? तो ये क्या आ गया इसका इंटरवल। समझ में आया? चलिए ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन क्या था? लेट द नंबर 2 सी बी इन ए पी, ए दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज लाई बिटवीन 2 to 16, देन व्हाट इज द सॉरी सी लाइज इन द इंटरवल ऑफ, तो सी लाइज इन द इंटरवल ऑफ 4 to 6। क्लियर? ठीक है, समझ में आया? ठीक है ठीक है, नोट कर लो। बेसिक चीजें आप नोट कर लेना, कुछ चीजें अपने लिखने के लिए भी छोड़ लेना, है ना, क्योंकि फाइनली तो पीपीटी आप मतलब जो पीडीएफ है वो मिल ही जाएगी आपको। आप जब नोट करते हो ना, शुरू का स्टेप 1-2 लिख लो, बीच का छोड़ दो, उसके बाद का स्टेप लिख लो, सही है। फिर घर पे जाके खुद से ट्राई करो, और फिर कहीं इश्यू आता है तो फिर पीडीएफ से देख लो। यहाँ किया है ना, देख हमें क्या दिया है, एपी में है तो 2b इक्वल टू क्या होगा, c+2 ये है। अब क्योंकि यहाँ पे b-2 है तो मैं यहाँ से b-2 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब 2b ऑलरेडी था, अब वहाँ से b-2 कैसे बनाया जा सकता है? जब 4 सब्ट्रैक्ट करें, तो 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ इधर, अगर इधर सब्ट्रैक्ट किया है तो इधर भी करना पड़ेगा। तो 2 कॉमन लिया तो कितना बचा यहाँ पे, b-2, और ये क्या बन गया, c-2, तो b-2 कितना आ गया, c-2/2। तो इसीलिए मैंने b-2 की जगह पे क्या लिखा है, c-2/2। सिमिलरली यहाँ पे c-b है, तो फिर मैं यहाँ से कहाँ गया, 2b का मतलब क्या, b+b। आपने एक जो b है उसे राइट हैंड साइड में ले गए, 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो b-2 आ जाएगा, और b-2 का वैल्यू मैं जानता हूँ। क्लियरिटी है? चलिए ठीक ठीक है, याद ये रखना है। देखो मैं वही चीज कर रहा हूं जो बोल रहा हूं कि 1 1 1 जहां दिखाई दे, 2 को क्या बना लो, 0। क्लियर है? चलिए ठीक, आगे बढ़े। ठीक, ये भी क्वेश्चन दिया था, सही है। कब का है क्वेश्चन ये, 2019 का, अभी का है वो क्वेश्चन है। अच्छा, अभी थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री जानते हो, जानते हो या नहीं जानते हो? अच्छा, ये जानते हो ना साइन स्क्वायर थीटा की और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर कहीं पे मेरे पास में कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 दिया है, तो इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम? निकाल सकते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है सॉल्यूशन? कौन से क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन आएगा? फर्स्ट और फोर्थ। क्यों आएगा? हाँ, क्योंकि कॉस थीटा इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में, सेकेंड और थर्ड में निगेटिव होता है। अब आप थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो क्या लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव हो जाएगा? हो जाएगा ना निगेटिव। भाई अगर थीटा सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट से लाई करेगा, इससे बिलोंग करेगा, तो आप थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट करो, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव कभी भी पॉजिटिव नंबर के इक्वल नहीं होता। बात समझ में? जब तक जीरो ना हो, क्योंकि जीरो कैन बी, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, है कि नहीं? मगर उस इधर कितना है, 1/2 है कि नहीं? तो 1/2 पॉजिटिव नंबर कभी भी नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो पहली पॉसिबिलिटी यह है कि जब भी आप सॉल्यूशन से देखोगे तो आप ये देखोगे कि इधर आने वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उससे आप क्या डिसाइड कर सकते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा वो बात की बात है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मैंने क्या देखा, अगर cos थीटा 1/2 है तो सॉल्यूशन जो आने वाला है वो कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ, क्योंकि इसमें cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है कि नहीं? 1 2 3 4, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। अब सॉल्यूशन आएगा क्या? तो सॉल्यूशन आएगा क्या, इसके लिए आप क्या करते हो, सबसे पहली वैल्यू चेक करते हो। तो cos थीटा इक्वल टू cos थीटा 1/2 कब होता है आप सभी जानते हो। कब होता है बेटा? π/3 पे। किस पे होता है? सब जानते हैं ना। अब आपको निकालना है इसका जनरल सॉल्यूशन। क्या निकालना है?
अब जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करते हो, ये देखो यहां ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में यहां पे सबसे पहले जैसे ही यहां पे कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो इसका मतलब इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव एक्सिस। तो अगर लाइन ऐसे जाएगी तो एंगल कितना होगा, 0। फिर जब यहां से यहां गए तो एंगल कितना बनेगा, पाई। फिर यहां पे आओगे तो कितना एंगल बनेगा, फिर यहां आओगे तो कितना बनेगा, फिर 4 पाई। इसका मतलब इवन पाई यहां पे आएंगे और ऑड पाई यहां पे आएगा। क्लियरिटी है। अब ऑड पाई में जब भी आप कुछ ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर आओगे और ऐड करोगे तो, क्लियरिटी है। तो अगर ऑड पाई में मैं थीटा ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में जाने वाला हूं, या तो सेकंड में या तो, और उसके लिए कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियरिटी है, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, 0 प्लस पाई, 0 प्लस थीटा, 0 माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा और 4 पाई माइनस थीटा। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, कौन से क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, सेकंड और फर्स्ट और फोर्थ में। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बेसिक था आपका, सॉल्यूशन निकालना है। तो अब जैसे यहां पे cos थीटा इक्वल टू 1/2 हुआ तो पहला सॉल्यूशन क्या आ गया, π/3 आया। अब π/3 के बाद कोई और सॉल्यूशन लिखना है तो वो क्या लिखेंगे, 2 पाई प्लस, देखो 2 पाई में प्लस करोगे तो कहां चले जाओगे, यहां आ जाएंगे क्या। अगर 2 पाई माइनस π/3 क्या, तभी भी सही है क्या। इसी तरह से 4 पाई प्लस π/3 क्या, ये भी ठीक है। और 4 पाई माइनस π/3 क्या, ये भी ठीक है। यानी जिसे जनरल सॉल्यूशन निकालना डायरेक्टली नहीं आता है वो ऐसे कर सकता है। क्लियरिटी है क्या, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में कैसे इसका यूज करना है वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा बोल रखा है और थीटा इज लाई बिटवीन 0 टू π/3 फॉर विच दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करके फिर क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 कर देना है। क्लियरिटी है ना, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कॉमन सेंस से, क्या यहां पे आपको साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, दिख रहा है क्या। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किसको ऐड करना पड़ेगा, कॉलम 1 में ऑपरेशन कर लें और कॉलम 1 प्लस, अगर कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 करूंगा तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा। क्लियरिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहां भी कितना, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियरिटी है ना, समझ में आया। चलिए ठीक है, क्योंकि कॉलम 1 में ऑपरेशन हुआ था तो 1 में वैल्यूज चेंज होगी मगर 2 में कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा, यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा। हाँ है ना बेटा, क्लियरिटी है, ठीक है। अब याद करो मैंने एक क्वेश्चन कराया था पाई डिवाइडेड बाई 2024 वाला, कुछ ऐसा क्वेश्चन कराया था डायगोनल का, ठीक है। यहां पे जो आपके पास वैल्यू आ रखी है, अच्छा नहीं, इससे ज्यादा बेटर ऐसा होगा कि मैं इसको सब्ट्रैक्ट करके 0 0 ऐसे बना सकता हूं, ऐसे नहीं करते हैं, मतलब ये थोड़ा लेंदी चले जाएगा, हो तो जाएगा लेंदी चले जाएगा। अच्छा इससे बढ़िया मैं ऐसे करूं तो देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूं एक जगह 0 आ जाएगा क्या, और इसमें से यहां सब्ट्रैक्ट करूं तो ये 1 आ जाएगा, दिख रहा है। देखो इसमें सब में एक जैसे नंबर दिख रहे हैं, इसमें भी cos 6 थीटा वाला नंबर तीनों में, इसमें भी cos स्क्वायर थीटा तीनों में, बात समझ में। तो आप देखो मैं क्या ऑपरेशन करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि यहां पे 1 आ जाए, तो मैं रो 1 में ऑपरेशन कर रहा हूं, रो 1 माइनस इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो R3, आप चाहते तो इसको भी कर सकते थे, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। अब R2 में ऑपरेशन करो और R2 में भी क्या सब्ट्रैक्ट कर लें, R3। ऐसा करने से क्या होगा, क्या यहां पे 1 आएगा, ठीक है, यहां पे क्या आएगा 0, ठीक है, यहां क्या आएगा -1 है ना। R1 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया, R3। क्लियरिटी है, ठीक है। फिर इसमें से जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो 1, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो -1। अब थर्ड वाले रो में कोई ऑपरेशन नहीं है तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आएगा और यहाँ पे 1 + 4 cos 6 थीटा आएगा। हाँ है ना बेटा,
इजी हो गया ना, समझ में आया? ठीक है, अब देखो दिक्कत एक ही चीज है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कैसा ऑपरेशन करना है। वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे करके समझ में आएगा। जैसे मैंने जब इस क्वेश्चन को देखा तो सबसे पहले क्या लगाने की कोशिश की, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई ना? वो एक मेथड था, ऐसा नहीं कि वो गलत है, वो भी सही है, मगर उसी टाइम पे मुझे ये क्लिक कर गया कि भाई ऐसे करूंगा तो और इजी हो सकता है। तो ये क्लिक कैसे करेगा? जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। आप स्ट्रगल करोगे, एक मेथड से कर सकते हो, मे बी वो लेंदी हो जाए, दूसरे मेथड से करोगे वो थोड़ा और इजी हो जाए, ठीक है ऐसे। तो आप ये देखो कि क्या मैं किसी रो के अबाउट एक्सपेंड कर सकता हूं, या रो या कॉलम, तो इस रो के अबाउट एक्सपेंड कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आने वाला है, यहां पे 1 है, तो 1 है तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। क्या बचा यहां पे 1 + 4 cos ऑफ 6 थीटा और माइनस, और क्या आ जाएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। मैंने ठीक लिखा है क्या? सेकेंड वाला टर्म क्या है 0, थर्ड क्या है माइनस। अब जिस में माइनस है वो रो और कॉलम कैंसिल आउट करो, साइन क्या हो जाएगा ये, फिर क्या आएगा माइनस ऑफ, ठीक है। क्या माइनस आएगा, आएगा कि नहीं? और यहां पे क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए ठीक है, 1 + 4 cos 6 थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप तो ये जानते हो अच्छी तरीके से। ये कितना है 1, 1 + 1 2 हो गया, 2 + 4 cos कितना थीटा, थीटा, ठीक है। तो 2 + 4 cos ऑफ 6 थीटा और इक्वल टू कितना है, इक्वल टू कितना है, सबको पता है 0 है, ठीक है। क्या 2 कॉमन ले सकता हूं? क्या मिलेगा यहां पे 1 + 2 cos 6 थीटा इक्वल टू, ये 0 हो सकता है क्या, ये 2 कौन 0 होगा, ठीक है। तो क्या यहां से cos 6 थीटा का वैल्यू -1/2 आएगा, हाँ या ना? क्या आएगा cos 6 थीटा का वैल्यू, तो cos ऑफ 6 थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब ये बताओ cos निगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट, हाँ है ना? क्लियरिटी है। जैसे मैंने आपको यहां बताया था वैसे ही तो यहां पे होगा, पाई माइनस थीटा करो या पाई प्लस थीटा करो, दोनों से आपको क्या मिलने वाला है, सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब आप थोड़ी देर के लिए ये देखो माइनस साइन को भूल जाओ, यहां पे कितना है 1/2, कितना है cos 1/2 कब होता है, cos 1/2 कब होता है, बोलो 60 पे होता है कि नहीं? अब आप बताओ पाई -60 करोगे कितना आएगा, आएगा कि नहीं? क्लियरिटी है। और पाई + 60 करोगे तो यानी 180 - 60, 180 + 60। तो सबसे बेसिक तरीका ऐसा निकालने का। तो क्योंकि माइनस था और सॉल्यूशन यहां और यहां से ही आ सकता है, तो 6 थीटा जो है या तो ये 120 होगा या तो ये 240, और भी बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं। अब यहां से आप देखो थीटा जब आप सॉल्व करोगे इसका मतलब क्या है, क्या ये 2π/3 है और ये क्या है पाई + π/3, यानी पाई + π/3 का मतलब कितना 4π/3। क्लियरिटी है। अब देखो ये 6 थीटा का इतना वैल्यू था, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 2π/3 × 6 और 4π/3 × 6। तो 2 से ये कैंसिल आउट करोगे, क्या यहां से π/9 आ रहा है कि नहीं? और इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा पाई डिवाइडेड बाय, यानी 2π/9, हाँ या ना बेटा? एक क्या आया π/9 और दूसरा क्या आया 2π/9। क्लियरिटी है, क्लियरिटी है, समझ में आया? चलिए ठीक है, फिर से आ जाते हैं सॉल्यूशन में। क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन है, हाँ या ना? लॉजिक समझ में आया क्या है पीछे? बेसिक ऑपरेशन से ही होंगे क्वेश्चन, मगर बेसिक ऑपरेशन क्या लगाएं इसमें थोड़ा समय लगेगा, वो प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है? ठीक है, तो कुछ चीजें नोट कर लो, आप बेसिक नोट कर लो, उसके बाद ये प्रोसेस कर लेना। हाँ 2π/9 सॉल्यूशन हो सकता है, मगर ऑप्शन में है क्या, नहीं है ना, तो ऑप्शन वाला ही टिक करेंगे हम। हाँ नहीं वही बता रहा हूँ, मल्टीपल होता तो वो भी करेक्ट होता। ठीक, कहीं पे डाउट?
इसी के साथ बेसिक होमवर्क यह है आपका कि आपको 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन रिवाइज करना है। ठीक है, रिवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहाँ मिलेगा, सबको पता है ना, ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में मिल जाएगा आपको। ठीक है, हो गया। क्लियर? ठीक है, थोड़ा नोट भी करना है, कुछ लोग तो बस देखने में लगे। आपको फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और सीधे बीच के 2-3 स्टेप आप छोड़ दो, स्किप करने के बाद लास्ट का स्टेप लिख लो, ताकि आप घर पे भी जाके सोचो थोड़ा उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है। क्या दिया है, ये 2019 का क्वेश्चन है, यहाँ पे 2019 का क्वेश्चन है। A1, A2, A3, A10 B इन GP। GP जानते हो क्या? क्या क्वेश्चन देखने में डरावना लग रहा है क्या? ये सही है? पहले क्वेश्चन देखो, आपको क्या लग रहा है, पहले रीड कर लो अच्छी तरह से, मैं टाइम दे रहा हूं, थोड़ा रीड कर लो क्वेश्चन क्या दे रखा है। लेट A1, A2, A3, A10 B इन GP विथ AI ग्रेटर देन 0। AI समझ में तो आ रहा है? ठीक है, जितने भी टर्म्स है वो ग्रेटर देन 0 होंगे, पॉजिटिव होंगे। फॉर I इक्वल टू 1, 2, 3 to 10 S बी द सेट ऑफ पेयर सच डेट S इक्वल टू R, K वेयर R और K बोथ बिलोंग टू नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू 0, ऐसा दे दिया। ठीक है, तो आपसे R और K के बारे में पूछा गया था, इसमें कुछ मिस है। द S बी द सेट ऑफ द पेयर ऑफ दिस। ठीक है, फॉर विच, अच्छा तो सेट ऑफ पेयर बताने, आपको ये बताना है कि कौन कौन से पेयर के लिए जो ये डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियरिटी है? लॉग का बेसिक नॉलेज है क्या आप लोगों को? चलिए ठीक है, पहले तो मैं जीपी के बारे में बताता हूँ। हम ये जानते हैं कि जीपी के जो टर्म्स हैं, है ना, जीपी के जो टर्म्स है, जैसे यहाँ पे A1 दिया, A2 दिया, A3 दिया है और A10 दिया है, तो मैं क्या जानता हूँ, A2 डिवाइडेड बाई और A3 डिवाइडेड बाई, यानी रेशियो ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट इन जीपी, है कि नहीं? वो कांस्टेंट या सेम रहेंगे। चलिए ठीक है, ये मैं जान गया। इसके साथ साथ मैं ये भी जानता हूँ कि बेसिक जीपी अगर मुझे लिखनी है तो A1 को अगर मैं फर्स्ट टर्म कहता हूँ तो A2 को क्या लिखूंगा और A3 को क्या लिखूंगा, और सिमिलरली A की पावर अगर 7 लिखना है तो A7 लिखना है तो क्या होगा, AR। सबको पता है, जानते हैं ना हम ये चीजें? चलिए ठीक है, बेसिक। अब मैं ये जान चुका हूं। दूसरी बात यहाँ पे कुछ और दिया है क्या, सेट ऑफ पेयर ऑफ, हाँ, लॉगरिथम का यूज। तो लॉग के बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जानते हैं। मैं ये जानता हूं कि मुझे जो भी यहाँ पे ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा, या तो मैं प्लस करूंगा या तो माइनस, यही तो कर सकता हूं। ठीक है, तो लॉग की 2 प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं कि लॉग ऑफ A प्लस ऑफ लॉग ऑफ B, ये किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ AB। और लॉग A माइनस लॉग ऑफ B, ये क्या होता है, लॉग A बाय B। हाँ है ना बेटा, ऐसा होता है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्या दिया है क्वेश्चन, अब यहां पे देखो क्या दिया, लॉग ऑफ A1 रेज टू द पावर R, A2 रेज टू द पावर K, ऐसा है कि नहीं? ठीक है, यहाँ A1 A2 है, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 3 4 है, फिर 4 5 5 6 6 7, इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं क्या? ठीक है, 7 के बाद 7 8, इस तरह से आगे जा रहा है। चलिए ठीक है, तो अगर मेरे पास इस तरह का टर्म दिया है, चलो ठीक, आप मुझे ये बताओ कि अगर लॉग ऑफ A1 की पावर R A2 की पावर K दिया है, तो इस वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, देखना, क्या ये प्रोडक्ट में लॉग A1 की पावर
ऐसे, और a2 की पावर क्या दिया है k, ठीक है। फिर यहां पे देखो क्या दिया था, log ऑफ a2 है, a2 की पावर r और a3 की पावर, और log ऑफ a3 की पावर r और a4 की पावर k। क्लियरिटी है यहां तक का, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि अगर इस वाले टर्म में से जो थर्ड वाला टर्म है, अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं, बताना है क्या होगा। a3 k हो गया, सॉरी r हो गया, यहां पे a3 r और a4 k ऐसे दे रखा है मान लो। तो मुझे दो ऑपरेशन करना है। ऐसा हो सकता है कि आप प्लस करके करो, a1 प्लस a2 कर लो, ठीक है। या आप ऐसा कर सकते थे कि सर मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो टर्म है, इस टर्म को मैं log ऑफ a1 की पावर r प्लस log ऑफ a2 की पावर k ऐसे लिख सकते हो। मेरे दिमाग में ये भी आ सकता है, सही है, आप बिल्कुल सही हो। क्लियरिटी है, ठीक है। अब आप ये बताओ, यहाँ पे जो ये पावर है, ये पावर है अगर ऐसे सामने आती है, यानी मैं ये जानता हूं क्या log a टू दी पावर m इक्वल टू क्या होता है, m टाइम्स ऑफ log ऑफ, क्या हम ये जानते हैं, ठीक है। तो ये जो पावर है, इस पावर को हम कैसे ले जा सकते हैं, r सामने log ऑफ a1 प्लस ऑफ k टाइम्स ऑफ log ऑफ a2, ऐसे लिख सकता हूं। तो एक मेथड ये है कि आप ऐसे अप्रोच करके इसको सॉल्व कर सकते हो आगे आपको, यानी जितने भी टर्म्स है वो टर्म्स क्या हो जाएंगे ब्रेक में। जैसे आपने क्वेश्चन किया था a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ऐसा एक क्वेश्चन किया था। इसी तरह से ये सब क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। एक अप्रोच वो है करने का, ठीक है। आप इसको एज ए होमवर्क भी ले सकते हो कि यहां से अप्रोच से सॉल्व करके लेके आना। एक अप्रोच मैं बता रहा हूं। मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म और लास्ट वाला जो टर्म है इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, क्योंकि ये log a माइनस क्या है, log ऑफ b है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log ऑफ a1 है ना, log a1 r a2 k, और यहां पे क्या आ जाएगा a3 r, और यहां पे क्या होगा a4 k। क्लियरिटी बेटा, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब बस वैल्यू लिखना, इसमें देखो क्या लिख रहे हैं, a1 तो a ही रहेगा और इसकी पावर r है। a2 में क्या कह सकता हूं, a2 कितना हो जाएगा a r, और इसकी पावर कितनी है k, ऐसा कह सकते हैं। समझ में आया यहां तक का, ठीक है। अब a3, यहां पे a3 दिया है, a3 का मतलब क्या है a r स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो गई r। यहां पे क्या ले लें a r क्यूब, और इसकी पावर क्या हो गई। आपको लग रहा है कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा लग रहा है क्या, देखो क्या क्या कैंसिल आउट होगा। a की पावर यहां पे कितनी है r, a की पावर यहां पे कितनी है k, a की पावर यहां पे कितनी है r, a की पावर यहां पे कितनी है, क्या a पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, log ऑफ, देखो a और a कैंसिल आउट। अब क्या ऊपर r की पावर कितनी है, k है ना, यहां पे r की पावर कितनी हो जाएगी 2r, और यहां पे कितनी होगी 3k, ऐसा। यानी कि यहां पे r की पावर है 2r प्लस 3k, हाँ है ना बेटा, क्लियरिटी है, ये समझ में आया, ये बेसिक चीजें समझ में आई, ठीक है। या आपको एक और चीजें बताता हूं, a1 a2 a3 a4, मुझे ये बताओ कि जैसे ही मैं a1 और a3 का रेशियो लूंगा तो मुझे 1/r स्क्वायर मिलेगा कि नहीं, हाँ है ना, ऐसा मिलने वाला है। और अगर मैं a2 और a4 का रेशियो लूंगा तभी भी क्या मिलेगा, क्योंकि दोनों में a1 के बाद a2, a2 के बाद a3, a3 के बाद, तो जैसे ही a2 से a4 जाओगे कितने का गैप आ जाएगा, r स्क्वायर का, कितने का गैप आएगा। क्या इसमें कंफ्यूजन है, यहां से ये फर्स्ट नंबर क्या था a से ar, फिर यहां पे देखो कि a4 कितना हो जाता है ar क्यूब। तो जैसे मैं यहां से आऊंगा एक पावर बढ़ा, यहां से यहां आऊंगा 2 पावर, तो जैसे मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा कितना आएगा r स्क्वायर आएगा, और इसको और इसको डिवाइड करूंगा कितना आएगा बेटा r स्क्वायर आएगा कि नहीं। क्लियरिटी है ये चीज, ठीक है। अब बेसिक यहां पे क्या हो रहा है, अगर आप दो ऑपरेशन यूज करोगे, एक आपने C1 में ऑपरेशन यूज किया C1 माइनस C3, और C2 में ऑपरेशन यूज किया C1 C2 माइनस C3, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, यहां आने वाला टर्म log ऑफ
A1 की पावर R A2 की पावर K डिवाइडेड बाय A3 R A4 K, ऐसे होगा। लॉग ऑफ A4 R A5 K डिवाइडेड बाय A6 R A7 K, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बस आप दो टर्म देखते रहना, लॉग ऑफ A2 R A3 K डिवाइडेड बाय A3 R और A4 K। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या आने वाला है, लॉग ऑफ A5 R A6 K बाय A6 R A7 K। दो टर्म दिख रहा है आपको? ठीक है, ये दो टर्म दिख रहा है, सही है। अब क्योंकि यहां से यहां पे R स्क्वायर आने वाला है, A1 से A3, यहां 4 है, यहां पे कितना है 4 है, नीचे कितना है 6, क्या आएगा 1 बाई R स्क्वायर, कितना आएगा 2 और 4 में कितने का गैप 2 का, तो यहां पे भी क्या आएगा 1 बाई R स्क्वायर, बस पावर के हो जाएगी। यहां पे 5 है और यहां पे 7, यहां भी क्या आएगा 1 बाई। आपको नहीं लग रहा है कि यहां और यहां आने वाला नंबर सेम है? क्लियरिटी है? ठीक है। सिमिलरली यहां देखो 2 और 3 कितना आएगा 1 बाई R, 3 और 4 कितना आएगा 1 बाई R, 5 और 6 1 बाई 6 बाई 7 1 बाई। तो क्या यहां आने वाला नंबर और यहां आने वाला नंबर, यहां आने वाला नंबर, यहां आने वाला नंबर सेम है? सेम है कि नहीं? ठीक है, समझ में आया लॉजिक क्या बता रहा हूं? आप चाहो तो दूसरा मेथड भी लगा सकते हो। अब जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां 7 है और यहां पे कितने का गैप 2 का गैप, यहां पे 8 है और यहां पे फिर से कितने का गैप 2 का गैप। तो क्या यहां पे आने वाला जो नंबर लॉग में होगा वो भी सेम ऐसे ही 2 2 का गैप होगा कि नहीं? तो क्या ये नंबर ये तीनों नंबर सेम आ गए? क्योंकि सब में कितने का गैप है 2 का गैप, और इसमें कितने का गैप है 1 का गैप है, हाँ है ना। तो जब तीनों नंबर सेम होंगे तो क्या आप कॉमन ले सकते हो बाहर? तो यहां कितना आ जाएगा 1 1, और यहां पे अगर तीनों में सेम आ गए तो यहां पे भी क्या कॉमन ले सकते हो? तो क्या बचेगा यहां पे 1 1 और, हाँ है ना। लॉजिक समझ में आया? तो जब कॉमन ले लोगे यहां पे 1 1 आ जाए, यहां से कॉमन ले लोगे यहां 1 1 आ जाए, तो दोनों कॉलम कैसे हो गए? अगर दोनों कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो फाइनल डिटरमिनेंट। अब ये बताओ कि जब आपने ये टर्म कॉमन ले लिया है, इसका मतलब है कि 1 बाय R स्क्वायर की पावर R, और यहां से जब इसको कॉमन लिया तो 1 बाय R स्क्वायर की पावर K, ये बाहर चले गया, आ गया। जब आपने इससे कॉमन लिया तो 1 बाय R की पावर R और 1 बाय R की पावर K, ये भी कॉमन चले गया। मगर ये टर्म अभी बाहर है क्योंकि दो रो कॉलम आपके आइडेंटिकल हो चुके हैं, तो इसकी वजह से ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग इक्वल टू क्या हो गया? अब यहां पे और R और K कुछ भी हो 0 ही आने वाला है ना फाइनल आंसर, क्योंकि कौन 0 हो गया? डिटरमिनेंट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि दिस डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम R एंड, क्योंकि R और K का वैल्यू कुछ भी पुट करो इसको कोई फर्क, तो जब कोई भी फर्क नहीं पड़ता तो आपके पास में R और K के कितने सेट ऐसे हो सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करें? कितने सेट हो सकते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अप्रोच समझ में आया? अप्रोच समझ में आया क्या? ठीक है। अब आप थोड़ा सा टाइम लेना, क्योंकि जेई के क्वेश्चंस करा रहा हूं तो थोड़ा सा आपको ऐसा ही नहीं कि पहली क्लास में एकदम से आ जाए अरे सर मुझे तो सब समझ में आ गया, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, है ना। तो आपको क्या करना है, लॉजिक मैंने बता दिया, आपको इसको एक बार फिर से सॉल्व करके लेके आना है, नहीं आएगा तो फिर से कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? समझ में आया करना क्या है बेसिक? ठीक है, तो ये चीज़ है। हाँ, कहाँ पे 1 कैसे आया? क्योंकि ये तीनों जो नंबर आने वाले हैं ये एक जैसे आएंगे। अब एक जैसे क्यों आएंगे ये करके लेके आना। हाँ ठीक है।
अरे जिन लोगों ने ज़्यादा खाना खाया है उनको नींद आ रही है, सही है। तो आप चाहो तो थोड़ा सा या तो पानी उनी पी सकते हैं या खड़े हो जाओ अगर नींद आएगी तो ज़्यादा। हम लोग क्या करते थे अपने टाइम में, जैसे हमारे दोस्त को या मुझे नींद आती थी ना, तो हम ऐसे करके तेज से मार देते थे, तो पूरी नींद भाग जाती थी। क्लियरिटी है, समझ में आ गया? हाँ हाँ, किसी को ये डाउट आ रहा है सर इक्वल कैसे है? हाँ हाँ, ये वाला, हाँ इसके बाद ये वाला टर्म जो है, हाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर दो रो आइडेंटिकल हो गए तो थर्ड रो कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? मतलब यहां पे आने वाले एलिमेंट यही आएंगे जो ये हैं, ठीक है, वहां 1 1 नहीं आएगा। क्लियर है? चलो ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी होमवर्क में था आपका। क्या किया जाए? ये तो बेसिक लग रहा है, देखो कितना इजी लग रहा है। क्या कर सकते हो यहां पे, देखो तो किसको ऐड करूं, किस कॉलम को ऐड कर सकता हूं? कॉलम 1 और 2 को ऐड करने से, अच्छा जो कॉमन दे दे बाहर। आपको नहीं लग रहा है कि कॉलम 1 में ऑपरेशन करके 1 + 3 अगर मैं करता हूं तो तीनों ABC बन जाएंगे? देखो क्या यहां क्या है, B + C + A, कितना बन गया? A + B + यहां कितना है, यहां कितना है, तो ये क्या हो गया A + B + यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, तो क्या बन गया A + B + C। क्लियर है क्या? यहां पे क्या आएगा, ये जैसा है वैसे रहने दो, A - B, B - C, और यहाँ पे क्या है C - A। ये क्या है A B, और क्लियर है क्या? अच्छा क्या ले लें यहाँ से कॉमन, और A B C कॉमन ले लिया। जैसे ही A B C कॉमन लूँगा यहाँ पे 1 1, हाँ A - B, B - C, C - A, यहाँ पे क्या है बेटा A B, और ठीक है ऐसा हो गया। आपको लग रहा है कि इन दोनों के साथ प्लस या माइनस करके मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ? क्या करके रिड्यूस कर सकता हूँ? माइनस। तो रो कॉलम 2 में ऑपरेशन करते हैं, कॉलम 2 - कॉलम 3, तो यहाँ पे 1 1 1 आया। अब देखो A - B में से A सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे, और ये क्या है A B, और क्लियर है क्या? बाहर से कितना है A + B + C, ऐसा हो गया। अच्छा माइनस तीनों में तो कॉमन लिया जा सकता है, तो माइनस कॉमन ले लूँ तो -A + B + क्या हो गया ठीक है ऐसा हो गया। यहाँ पे क्या आएगा 1 1 B C और A B, और क्लियर है क्या? अच्छा ये बताओ अगर ऐसा आपको इंडिपेंडेंटली कोई डिटर्मिनेंट मिलता तो आप क्या करते? तो आप क्या करते, किसको जीरो बनाते? कोई दो रो को। अच्छा क्या करूं ऑपरेशन, जो आप बोलोगे वही करूंगा, बोलो क्या बोलूं, किस में करूं ऑपरेशन? R1 R2 R3? R1 में क्या ऑपरेशन करें, R1 - R3, ठीक है, और R2 में ऑपरेशन R2 - R3। क्लियर है क्या? अच्छा अगर ऐसा ऑपरेशन करने वाला हूं मैं तो मुझे फाइनली क्या -A + B + C ये तो मिला ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा 0, यहाँ क्या मिलेगा B माइनस, यहाँ क्या मिलेगा A - ओ सॉरी सही क्या मैंने यहाँ कुछ गड़बड़, ये इसमें से माइनस, तो B - A C, ठीक है। फिर यहाँ पे और यहाँ पे है ना 1A, और क्लियर है यहाँ तक का? क्या करना है, इसको और इसको कैंसिल कर दें, चलो ठीक है। फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छी तरह से देखो क्या है B - A, यहाँ पे क्या है A अच्छा यही कर देता हूँ, देखो -A + B + C ये आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा B × B कितना देगा, A × B -AB, ठीक है। B × -C -BC -A × -C + AC, क्लियर है यहाँ तक का? अच्छा इसमें और इसमें ये दोनों अपोजिट हैं क्या?
सी माइनस ए और ए माइनस, और एक माइनस साइन भी लगाऊंगा मैं, और क्योंकि माइनस साइन इन दोनों से कॉमन लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा ए माइनस सी का, आप चाहो तो ए माइनस सी भी लिख सकते हो और सी माइनस ए, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या आएगा इसका एक्सपेंशन, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a और c, ऐसा होगा। ठीक है, तो फाइनली यहां से क्या मिला, माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। क्लियर है बेटा? अच्छा यहां देखो, a स्क्वायर सी स्क्वायर और b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और c स्क्वायर, ऐसा हो गया। अच्छा यहाँ पे माइनस ए बी है, माइनस ए बी लिख दिया, माइनस बी सी है, माइनस बी सी लिख दिया। यहाँ पे ए सी देखो प्लस होगा क्या, ए सी प्लस में है क्या यहाँ पे, यहाँ देखो माइनस ए माइनस सी क्या बनेगा, और यहाँ पे कितना है तो कितना मिलेगा। ऐसा टर्म आपने कभी देखा है, देखा है क्या, नहीं देखा है। तो माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, क्या ये वाला टर्म जो है ये 3ab माइनस ए क्यूब बी क्यूब प्लस ऐसा होता है, हाँ है ना? ठीक है, ऐसा ही होता है ना। चलिए ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखो प्रूफ करना था कि ये किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, 3abc और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। रो ऑपरेशन आपको, कॉलम ऑपरेशन आप इंडिपेंडेंट हो, आप कैसे भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मेरे से नहीं हो रहे ऑपरेशन, ठीक है, इसका मतलब मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ, है ना। ये वाला स्टेज है कि मैंने आपको ऐसा कर दिया कि पूरा मार्केट घुमा दिया एक दिन, फिर मैंने कहा जाओ मार्केट जाके सब्जी लेके आओ। अब आप मार्केट जाके आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं या किधर जाऊं। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या है, क्योंकि आपको अपना माइंड यूज करना है ना। तो वही ऑपरेशन है, आपकी मर्जी। शुरू में आप जाओ भटकोगे थोड़ा इधर उधर, मगर भटकने के बाद मिल तो जाएगी ना, ये बात समझ में आई। सेम वही आपकी स्टेज अभी यही है कि आपको रो कॉलम बता दिया कि या तो प्लस करना है, या तो हो सकता है पहले वाले में आएगा, नहीं तो सेकंड वाले में आएगा। चलिए ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है, आगे बढ़े। ये तो फैमिलियर क्वेश्चन है, अब तो रटना शुरू कर दो इसको। ऐसा रटना शुरू कर दो कि कभी इस तरह का आपके पास डिटर्मिनेंट आए तो ये किसके इक्वल है। देखो ये वाला टर्म भी, हाँ ठीक है, ये वाला किसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है ना। देखो ये वाला 1 1 1 ए बी सी ए, अगर ऐसा मिलता है तो ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस, ऐसा है। चलो हम रट लेते हैं। क्या रटना है कि अगर मेरे पास 1 1 1 आए और यहाँ पे बी सी ए आए और ए बी सी आए तो ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा रो कॉलम चेंज करें तो ये क्या बन जाएगा, इन दोनों रो को इंटरचेंज करो, क्या बन जाएगा 1 1 1 ए बी और सी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है बी सी और ए, ऐसा बन जाएगा। अभी फर्स्ट और लास्ट रो को भी इंटरचेंज कर दो, नहीं पहले इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। ऐसे यहाँ से इंटरचेंज किया तो एक माइनस साइन आ गया, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे क्या आएगा, प्लस साइन, तो ए बी सी आ गया, 1 1 1 आ गया, बी सी और ए आ गया। तो क्या मैं इसको ए बी सी और फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दो तो बी सी ए 1 1 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ है ना। अब आपको ना अलग अलग तरीके से दिखेगा। अच्छा इसको अगर रो कॉलम को इंटरचेंज कर दूँ तो क्या यहाँ पे 1 1 1 आएगा, यहाँ बी सी ए आएगा और ए बी सी आएगा। ऐसा मिल सकता है, ऐसा मिल सकता है, इस तरह का मिल सकता है, मगर तीनों का वैल्यू है किसके इक्वल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, हाँ है ना, याद रहेगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है, आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, ये तो हमारा फैमिलियर क्वेश्चन है।
किसी ने बात किया था कि इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले लें? एक्स वाई, और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे वाई और यहाँ पे जेड, और ऐसा आएगा। फिर 1 1 1 आया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बोलो कॉलम 1 ऑपरेशन कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 ऑपरेशन कॉलम 2 माइनस कॉलम, ठीक है। एक्स वाई जेड बाहर आ चुका है, क्योंकि 1 में ऑपरेशन हुआ है तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे y माइनस जेड, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 1 जेड, और क्लियर है क्या बेटा? कॉमन लो तो x y z है, कॉमन में x माइनस, और यहाँ पे y माइनस, क्या बचेगा? यहाँ पे 1 z, और ठीक है। किस रो के अबाउट एक्सपेंड करूं? क्या आएगा? z कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो तो क्या मिलेगा? y माइनस x, हाँ है ना बेटा? कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अभी ये भी याद रखना है, ये सब रटने वाले हैं, ये सब रटना है, हाँ। रटना है, सही है, बहुत स्पीड बढ़ा देगा ये सब। क्लियरिटी है? ऐसा टर्म कहीं पे भी आएगा डायरेक्टली लिख दो, एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब ये साइक्लिक है, ये कैसा है? देखो इसको साइक्लिक बोलते हैं। एक्स में एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस, एक पैटर्न है ना, एक्स वाई जेड है तो एक्स से वाई, वाई से जेड, जेड से फिर से एक्स, ठीक है। इसलिए बोला था रटना है कि कुछ स्पेशल डिटर्मिनेंट हैं जिसको आपको याद करना है, इसलिए याद रखना है ताकि क्वेश्चंस में आपकी स्पीड बढ़ जाए, आपको बार बार इसको सॉल्व ना करना पड़े। और एग्जामिनर माइंड ये कहता है कि अगर मुझे पेपर बनाना होगा तो मैं इस स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट का यूज करके ही कुछ बनाऊंगा, ये फिक्स है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं? 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अभी हमने देखा था किसके इक्वल है ना? अभी देखा था, चलो ठीक है। अगर अब क्या है? 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, आप निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हो कि नहीं? आपको किसको जीरो बनाना है? कोई दो रो को, अगर रो है तो इसमें भी सेम करना है, इसमें भी। तो आपके लिए ये होमवर्क है कि इसमें जो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आ रहे हैं वो आप सब निकाल के लेके आओगे। निकाल सकते हो या नहीं, पहले ये बताओ। जिसमें 1 आ रहा है वो निकाल सकते हैं ना, ठीक है। लास्ट वाला तो हमारे लिए फैमिलियर है, ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी कितना होता है? 3ab माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब और सी क्यूब। अच्छा, इस वाले का एक्सपेंशन क्या होता है? माइनस ए प्लस बी प्लस सी, देखो आगे दिखाई देगा, ऐसा आ गया, माइनस कॉमन ले लिया, ये आ गया। इसका एक्सपेंशन हम जानते हैं क्या? जानते हैं कि नहीं? मैंने ये बताया था ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? याद करो, मैंने कहा था, एक क्वेश्चन कराया था, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर सी माइनस ए का स्क्वायर वेयर ए बी सी आर डिस्टिंक्ट। मैंने कहा था ये कहीं ना कहीं पे आएगा, तो यही आता है, आया ना यहाँ पे, है कि नहीं? अच्छा, ए बी सी डिस्टिंक्ट हो गए तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? ए बी सी डिस्टिंक्ट होगी तो इसकी मिनिमम वैल्यू, अरे मैंने तो क्वेश्चन कराया है, भूल गए? मैंने कहा था ए की जगह 1 ले लो, बी की जगह 2 ले लो, सी की जगह 3 ले लो, याद आया कि नहीं? ये 1 होगा, ये 1 होगा, और ये 2 का स्क्वायर 4, नहीं आया? 6 आता है ना। अगर इसका मिनिमम वैल्यू 6 है तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना? यहां से यहां तक का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 3 होगा कि नहीं? हाँ है ना, क्योंकि ये वाला टर्म किससे डिवाइड किया है? हाफ से। तो जब 6 को हाफ से डिवाइड करोगे फाइनली कितना आ जाएगा? 3। इट मीन्स इफ ए बी एंड सी आर डिस्टिंक्ट,
then minimum value of a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca is कितना 3 हो जाएगा। आया ना? क्लियर है क्या? समझ में आया? क्यों है ये समझ में आया? चलिए ठीक है। हाँ, मिनिमम वैल्यू, मगर इसमें आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो सर। ए बी सी तीनों इंटीजर थे। कैसे थे? इंटीजर थे ना। जब आप पॉजिटिव इंटीजर लेके चलोगे तभी ये वैलिड है। अगर आप ए बी सी को रियल नंबर बोल दो तब पॉसिबल नहीं है। क्लियरिटी है? तो ये भी याद रखना है कि 3 आंसर आया था या 6 आंसर आया था, तो आया किस में था, किस केस में आया था? जब इसको हम क्या लेंगे? मिनिमम इंटीजर लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? चलो ठीक है, ये भी हम देख चुके थे। अब कुछ क्वेश्चन और मैंने होमवर्क में दिए थे, करके लेके आए क्या आप? मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग घर पे जाके होमवर्क बनाते नहीं हो। एक तो पहले एक चीज़ बेटा, जैसे आपसे मैंने लास्ट टाइम ये बोला था कि मे भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी बैच का एक्सेस नहीं मिला है, मगर बगल वालों को तो मिला है। एटलीस्ट 1-2 बच्चों का नंबर आप लेके उनसे पीडीएफ तो मंगा सकते हो। हाथ खड़े करो फिर से, जिनको बैच एक्सेस मिल गया है हाथ खड़े करो। देखो सबके बेंच में एक बच्चा है एटलीस्ट, तो एटलीस्ट पीडीएफ लेके आप 1-2 दिन तो मैनेज करो। हाँ चलो आ जाओ, अब नया इसमें नए टॉपिक्स पढ़ते हैं। ये तो डिस्कशन हो गया अपना। नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। क्या है? सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। क्या है बेटा? सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। अब सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट कहाँ किसे जाता है? अब आप ये देखो, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट किसे बोला जाएगा? ए डिटर्मिनेंट, मेरे साथ लिखते भी रहना, in which aij is equal to aji, a determinant in which aij equal to aji for all I and j belongs to n। ठीक है, belongs यानी लेस देन इक्वल टू n कर लेते हैं। I and j लेस देन इक्वल टू n, और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 होता है। यानी जितने भी आप एलिमेंट देख रहे हो उन सभी एलिमेंट के लिए अगर ए आई जे किसके इक्वल है? ए जे आई के इक्वल है। ए आई जे देखो क्या लिखा है, इसको रीड करना। देखो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ये सिंबल है फॉर ऑल का। फॉर ऑल, फॉर ऑल का मतलब आई जे कुछ भी हो। अब ये कुछ भी होंगे तो क्या बोला है? आई और जे दोनों जो वेरिएबल है वो किससे ग्रेटर होने चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी आई जे 1 हो सकते हैं और 1 से ग्रेटर भी हो सकते हैं, मगर किससे लेस होंगे? लेस देन इक्वल टू n। बात समझ में? यानी n भी हो सकते हैं और n से कम भी हो सकते हैं। क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट बनाऊंगा 3x3 का, तो ये एलिमेंट a11 भी आएगा, 12 भी आता है, 13 भी आता है। अब यहाँ पे आने वाले जितने भी नंबर हैं वो सभी नंबर मैक्सिमम i और j जो भी आ रहा है इसमें मैक्सिमम ये 3 हो सकता है और मिनिमम i j, इसके बाहर आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब आपके पास में सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट की जब बात करते हैं तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट क्या होना चाहिए? 1 2 और 2 1 क्या होना चाहिए? सेम। 1 3 एलिमेंट और 3 1 एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम। 2 3 और 3 2 क्या होना चाहिए? सेम। अब a 1 1 और 1 1 को रिवर्स भी कर दोगे तो 1 1 ही रहने वाला है, तो ये तो अपने इक्वल ऑलरेडी है। बात समझ में आ गई? इस तरह का डिटर्मिनेंट आपने कहाँ देखा था? क्या आपको याद है कि आपने एक इस तरह का डिटर्मिनेंट देखा था? ऐसा देखा था क्या? है कि नहीं? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मैंने बताया था। तो ये एच एच है, देखो जी और जी, एफ और एफ, डेल्टा था ये। और ये डेल्टा जब 0 हो जाता है तो क्या होता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? हाँ, कर्व देगा, यानी पैराबोला, हाइपरबोला और इस तरह के कर्व देगा। क्लियरिटी है?
समझ में आया? तो सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं ये समझ में आया? इसको सॉल्व करने का नॉर्मल जो मेथड है वही मेथड है। आप सेरेस मेथड का यूज करके एक्सपेंशन कर सकते हो। एक बार फिर से बता देता हूं क्या आता है यहाँ पे, ए बी सी 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये आता है। ये हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसीलिए बार बार लिख रहे हैं। अब दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे वर्ड, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। मेन क्या है, इसका एप्लीकेशन है आगे। अब स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं? सेम वही, डिटर्मिनेंट इन विच AIJ इज इक्वल टू माइनस ऑफ AJI। यहां पे दोनों इक्वल हैं, यहां पे दोनों क्या आ गया, एक पॉजिटिव है दूसरा, इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी इसलिए लिखा है। AIJ इक्वल टू क्या हो गया, AJI। अब AIJ इक्वल टू AJI हो गया, इसका मतलब क्या है इसी में बताओ। अगर मैं कह रहा हूं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, तो इसमें अगर पहला A, H और G है तो ये H क्या हो जाएगा, B, यहां पे F दिया है तो ये F क्या होगा, और यहां पे क्या आएगा, ऐसा आएगा कि नहीं, माइनस G आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? जो 1 2 आया है तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया क्या? चलो ठीक है। अब मुझे ये बताना AII क्या आएगा, AII क्या आएगा, AII क्या आएगा? अरे भाई लॉजिक दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल हैं। AII क्या आएगा, II मतलब दोनों इक्वल, डायगोनल एलिमेंट क्या आएंगे? भाई आप में से कोई कॉमन सेंस नहीं लगा पा रहा है क्या? AII क्या आएगा? फिर मैं बता दूंगा, फिर कहोगे सर ऐसा है। क्या आएगा? II। आपसे क्या बोला, AIJ किसके इक्वल है? II का मतलब क्या, I और J दोनों इक्वल हो गए। अगर इक्वल हो गए तो यहां पे क्या आएगा, और यहां पे क्या आएगा, और ये दोनों एक तरफ आ जाएंगे तो AII कितना आया, 2 0 हो सकता है क्या? तो कौन 0 होगा? AII का मतलब कौन से एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट। कौन से एलिमेंट? I कैन बी 1, I कैन बी 2, I कैन बी 3। तो यहाँ पे जितने डायगोनल एलिमेंट हैं वो सब क्या हो जाएंगे, किस में 0 हो जाएंगे, किस में 0 हो जाएंगे? इन स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑल द डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू, ऑल द डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू। अब कौन से डायगोनल 0 हुए देखो तो, प्रिंसिपल। क्या ज्योमेट्रिकल वाला हुआ? नहीं हुआ, उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास में यहाँ पे 0 0 0 ऐसा मिल जाए, यहाँ पे -2 3 4 ऐसा लिखा है, तो ये -2 है तो ये 2 हो जाए, ये 3 है तो -3 हो जाए, ये 4 है तो -4। तो इस तरह के डिटर्मिनेंट को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। हाँ है ना बेटा? ठीक है। अब मैंने इसको पढ़ाया क्यों, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट की जरूरत क्यों पड़ी? इसका आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल के बताओगे कितना आएगा? इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो, निकालो डिटर्मिनेंट। 0 आ रहा है क्या? निकालो निकालो डिटर्मिनेंट, निकाल के देखो। किस रो के अबाउट निकालो बताओ, किसके अबाउट निकालू? फर्स्ट रो के अबाउट। फर्स्ट एलिमेंट कितना है? अभी 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, 0 मल्टीप्लाई क्या मिलेगा, ये मिलेगा क्या? 0 के साथ क्या मिलेगा? 0 4 -4 0। सेकेंड एलिमेंट क्या है? -2, तो ये क्या बन जाएगा? +2 बन जाएगा। जिस रो और कॉलम में ये हटा दो, क्या बचा यहाँ पे? 2 4 -3 और 0। फिर क्या है लास्ट में? 3 3 हटा दो, क्या मिलेगा? 2 0 -3 -4। हाँ है ना बेटा? ऐसा आ गया। 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 2 और ये क्या आएगा?
हाँ 0 माइनस माइनस 12, क्लियर है क्या? ठीक है, +3, ये कितना आया -8, और माइनस कितना, अच्छा इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, कितना आया, क्लियर है? ये सब में वैलिड है, ये किस में है, सब में वैलिड है। इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, कई बार मैट्रिक्स वर्ड भी मिलेगा आपको, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट इज कितना, 0। अगर आपका प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 हैं, इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, 0 बोल सकते हो। क्लियरिटी है, बात समझ में आ गई? चलो ठीक, समझ में आ गया, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट, अब देखो क्या है कि क्या बोला, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इवन ऑर्डर का मतलब, ऑर्डर तो जानते हो आप, आपको कौन कौन से ऑर्डर पढ़ने, 1 2 और 3। अगर 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और इसके साथ क्या बोला गया है, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, तो स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट, और यहाँ पे अगर बी है तो यहाँ क्या आएगा, आएगा कि नहीं? जैसे ही मैं इसका डिटर्मिनेंट लूंगा क्या मिलने वाला है मुझे, बोलो, 0 माइनस बी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, क्या बी स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ है ना? ये क्या दे देगा आपको, इसका मतलब इवन ऑर्डर यानी 2 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 4, 6 क्रॉस 6, या जो इवन ऑर्डर्स होंगे, जब भी आप स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट आपके पास में है और इवन ऑर्डर का है, जब आप उसको एक्सपेंड करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलने वाला है, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा क्या है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक, ऑड ऑर्डर और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो कितना हो जाएगा, जो अभी हमने देखा, ठीक है। इसका दूसरा लॉजिक, अगर मैं एक्सपेंशन नहीं करता, जैसे यहाँ पे 1 सेकेंड, ये 3 क्रॉस 3 का है, 3 क्रॉस 3 का है, अब मैंने इसको एक्सपेंड करके सॉल्व किया है, अब बिना एक्सपेंड करके सॉल्व कर रहा हूँ। आप ये देखो, ये डी है ना, ठीक है, 3 क्रॉस 3, क्या ये दिख रहा है आपको, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, सबको दिख रहा है? चलिए ठीक है। अब आप ये बताओ कि अगर मैं फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो से माइनस साइन कॉमन ले लूँ, क्या कर रहा हूँ यहाँ से, जैसे ही माइनस साइन कॉमन लूंगा तो कितने माइनस साइन कॉमन हो गए, कितने माइनस साइन कॉमन हुए, 3, तो फाइनली बाहर माइनस आएगा क्या? अच्छा, इस 0 से माइनस कॉमन रहा तो ये, मगर यहाँ पे कितना आएगा, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा, ये क्या, यहाँ पे ये, और यहाँ पे। अच्छा, अब ये बताओ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज, इफ वी इंटरचेंज रो और कॉलम देन द डिटर्मिनेंट रिमेन। चलिए ठीक है, अगर मैं इसका रो कॉलम इंटरचेंज करूंगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ a आएगा, यहाँ पे माइनस b आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या ये और ये सेम है ना? अगर दोनों सेम है इसका मतलब d इक्वल टू कितना आ गया, -d आ गया, यानी कि 2d इक्वल टू, तो d इक्वल टू हमेशा वैलिड। क्लियरिटी है? तो फॉर ऑड, देखो इवन होता तो माइनस माइनस 2 ही माइनस कॉमन आते तो वो प्लस हो जाता, तो d इक्वल टू डी आ जाता, वो तो हमेशा होगा। बात समझ में आई? तो जब भी आपके पास में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट दिया है, उसकी पहचान क्या है कि डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, सभी 0 हो जाए, हाँ या ना? और उसके साथ ऑड ऑर्डर हो, यानी 3 क्रॉस 3 हो सकता है, 5 क्रॉस 5 हो सकता है, 7 क्रॉस 7 हो सकता है। ऐसे डिटर्मिनेंट के केस में फाइनली डिटर्मिनेंट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। बात समझ में आई? तो कुछ आप देखोगे मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स के हैं, हाँ या ना? तो लॉजिक हम बेसिक लगा सकते हैं अगर है तो ऐसा। चलिए, सबको समझ में आया है कि स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट और सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या होता है? आगे बढ़ते हैं। फिर से एक क्वेश्चन,
कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, एक लाइन में आंसर है, दिमाग लगाना है। कॉमन सेंस है तो लगाना चाहिए अपने को। हाँ, एक ही लाइन का क्वेश्चन है और मैं ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं। पेन उठाने की या कॉपी पे करने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन को देखो और आंसर बताओ। क्या निकालना है पहले तो ये बताओ, क्या निकालना है। अब यहां से पहली बात ये बताओ, ये इक्वेशन है या आइडेंटिटी? ये इक्वेशन है या क्या है? तो आइडेंटिटी ऑलवेज वैलिड है, तो ऑलवेज वैलिड है, तो यहां से ई कैसे मिलेगा? एक्स की वैल्यू से क्या मिल जाएगा? इस तरफ से ई मिल जाएगा। अच्छा, एक्स की वैल्यू 0 किया तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया और ये क्या हो गया? तो ये क्या बन गया? स्क्यू सिमेट्रिक। तो आंसर कितना? बस समझ में आया? हाँ ठीक है, अब घर पे करते रहना। आ गया ना? तो बेटा क्वेश्चन आगे टफ नहीं मिलेंगे, मगर यह है कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे साथ नहीं चल रहे हैं। मेरे साथ नहीं चल रहे, इसका मतलब यह है कि मे भी कुछ चीज़ें उनको टफ लग रही होगी शुरू में, है ना, या नींद आ रही होगी। ठीक है, तो ऐसा मैं देख रहा हूँ। अगर मेरे साथ चलोगे तो आगे आने वाली चीज़ें आपको बहुत आसान दिखाई देगी। अगर मेरे साथ नहीं चलोगे तो फिर चीज़ें आपको टफ लगने लग जाएंगी आगे भी। ठीक है, तो शुरू में हो सकता है कि आपका मेरा जर्नी जो है कुछ चीज़ें टफ लगे, तो मगर वो आगे आसान कर देगी। आइडेंटिटी कैसे हुई? जब भी ये देखो, ये इक्वेशन है और इक्वेशन आइडेंटिटी बन सकती है जब आप बताओ यहां पे x की जगह 1 पुट करूंगा तो यहां पे 1 पुट कर सकता हूं, यहां पे 2 पुट करूं तो यहां 2 पुट कर सकता हूं, यहां 3 पुट करूं तो यहां पे 3। कोई बाउंडेशन है क्या? आप x की कोई भी वैल्यू जो यहां पुट करोगे वो यहां पे पुट सेटिस्फाई करेगा ना। तो अगर x की सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करे तो ये क्या बन गया? आइडेंटिटी बन गया, है ना। क्या बोला जाता है? इफ ए इक्वेशन सेटिस्फाई बाय ऑल द वैल्यूज ऑफ x इट मींस इट बिकम ए आइडेंटिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, समेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? समेशन। समेशन और डिटर्मिनेंट। इसमें बेसिक चीजें हम पढ़ चुके हैं। पहले मैं आपको याद करा देता हूं कहां पे हमने पढ़ा था। अगर a प्लस बी मेरे पास दिया है, यहां पे आपके पास में मान लेते हैं C1 C2 C3 है। ठीक है, या आप ऐसे देख लो, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, यहाँ पे C1 C2 C3 D1 D2 D3। बताओ क्या आएगा? इसको एक्सपेंड करेंगे, क्या आएगा? हाँ बोलो क्या आएगा? A1 A2 A3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 प्लस B1 B2 B3 और C1 C2 C3 D1 D2 D3। क्लियरिटी है? याद आया? याद करो, मैंने ऐसा बोला था कि यहाँ पे अगर एक और नंबर तीनों में इंक्रीज कर दिया जाए तो एक और डिटर्मिनेंट आएगा। आएगा कि नहीं? बात समझ में आ गई? तो आप ये देखो कि जो मैं यहाँ पे समेशन लगा रहा हूँ ना, इसमें मैंने जो ऐड किया है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे एलिमेंट ऐड करते जाऊंगा मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटर्मिनेंट आते जाएगा और एक्स्ट्रा आ जाएगा। अगर यहाँ पे 4 लूँ तो 4 डिटर्मिनेंट, यहाँ 5 लूँ तो 5 डिटर्मिनेंट, और ऐसे अगर n वैल्यूज यहाँ पे ले लूंगा तो इसी n वैल्यूज को मैंने यहाँ पे समेशन ऑफ a1 प्लस b1 बोल दिया या a1 i1 ऐसे बोल दिया। यहाँ पे आने वाले टर्म को आपने a1 b1 समेशन ऑफ a2 b2 बोल दिया या समेशन ऑफ a3 बोल दिया। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसको भी मैं एक और चीज आपको यहाँ पे बताता हूँ। अगर यहाँ पे समेशन ऑफ a1 लिखा है तो a1 के बाद जितने भी नंबर आने वाले वो सब आ जाएंगे। a1 देखो, समेशन ऑफ a1 जो है ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि a1 b1 c1 d1
E1 आप जितना लिख सकते हो वो सब आ गए इसमें। इसी तरह से अगर मैं समेशन ऑफ A2 लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, A2 B2 C2 और एंड तक का जब तक का लिखना है। फिर इसी तरह समेशन ऑफ A3 का मतलब इसमें जितने टर्म आ गए। मगर जब मैं यहां पे समेशन लगा रहा हूं तो क्या रो 2 और रो 3 क्या ये दोनों सेम है? तो जो समेशन में चेंजेस आ रहा है वो तो यहीं पे आ रहा होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब क्या किया गया है कि अगर मेरे पास में एक डिटर्मिनेंट दिया है जिस डिटर्मिनेंट में दो कॉलम जो है वो सेम है। अब यहां पे जब पहले वाला आप कॉलम देखोगे तो ये वाला कॉलम क्या है, फंक्शन ऑफ आर। फंक्शन ऑफ आर का मतलब हो गया कि आर का वैल्यू आप 1 2 3 4 5 ऐसे करके ले सकते हो। बात समझ में आ गई? तो जब मैं इस तरह से लूंगा तो मैंने देखो फाइनली क्या किया, इस डेल्टा में समेशन लगाया है, आर का वैल्यू 1 से लेके कहां तक का गया, मैं एन तक का। अब इसका मतलब है कि जब मैं डेल्टा 1 बोलूंगा तो यहां पे आर की जगह कितना ले लूं, 1 1 1, तो पहले 1 1 आ जाएगा। इस समेशन का मतलब यह है कि जैसे ही आर की जगह आपने 1 पुट किया तो आपके पास एक डिटर्मिनेंट आएगा, फिर आप प्लस साइन लगाओगे। इस समेशन का मतलब यह है कि प्लस साइन दे देगा। फिर ठीक है, पहले यहां पे एक बार देख लेते हैं। जैसे यहां पे आर होता, आर की जगह 1 से लेके एन होता, ऐसा होता। तो इसका मतलब है पहले आर की वैल्यू क्या लूं, समेशन का काम है प्लस साइन लगा देना। फिर आर का वैल्यू कितना लूं, 2, फिर समेशन का काम क्या है, प्लस साइन लगा देना। आर का वैल्यू कितना लूं, फिर समेशन का काम क्या है, यानी जितने बार आप आर का वैल्यू चेंज करते जाओगे समेशन का काम है बार बार क्या लगा देना, बीच में प्लस साइन लगा देना। क्लियर है? ठीक है। इसका मतलब है पहले मुझे इसका जब मैं सम करूंगा तो इसके सम में सबसे पहले कौन आएगा, डेल्टा 1, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, और इस तरह से कब तक का जाएगा ये, हाँ है ना? बात समझ में आ गई? मगर जब आप डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 लिखोगे तो क्या ये वाला कॉलम और ये कॉलम चेंज होगा? कौन सा चेंज होगा, कॉलम 1। कौन चेंज होगा? अब ये अपने आप में एक डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट है। मगर जब मैं इन सभी को ऐड करूंगा तो नंबर कहां पे ऐड हो रहे होंगे, बस फर्स्ट वाले में ऐड होगा। क्या ये और ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियरिटी है? ठीक है। तो जब भी आप समेशन करोगे तो उस समेशन में किसी एक कॉलम में समेशन करना है और बचे हुए दो सेम रहेंगे। चलिए, तो यही बेसिक कंसेप्ट का हमें यूज करना है। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा बेटर हम समझ पाते हैं। ठीक, हाँ। अब आप ये देखो, इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे डेल्टा ऑफ, क्या दिया, डेल्टा ऑफ। अच्छा, यहां पे आर है, इसका मतलब है फर्स्ट कॉलम जो है वो आर पे डिपेंड कर रहा है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? क्या सेकंड कॉलम आर पे डिपेंड कर रहा है? थर्ड कॉलम आर पे डिपेंड कर रहा है क्या? बात समझ में आ गई? अब क्या निकालना है, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 0 टू एन, और क्या दिया है, डेल्टा आर। अच्छा, देखते हैं इसका मतलब क्या है। मुझे समेशन कहां पे लगाना पड़ेगा, 1 पे, फर्स्ट वाले में। समेशन कहां लगाना पड़ेगा, और समेशन कहां लगाना पड़ेगा, और ये वाले नंबर, यहां पे आने वाले नंबर, हाँ या ना? लॉजिक समझ में आया क्या करना है? ये समझ में आया क्या? अब मुझे समेशन 1 निकालना है। क्या निकालना है, समेशन, और कहां से कहां तक का निकालना है, 0 से। चलो मैं ये तीनों निकाल के दिखाता हूं आपको। समेशन 1 निकालना है, आर इक्वल टू 0 से कहां तक का जाना है। जैसे काउंटिंग करो, आर इक्वल टू 0 पे सबसे पहला कौन सा वैल्यू मिलेगा, फिर समेशन का काम क्या है, प्लस लगा देना। फिर काउंटिंग होगी, आर इक्वल टू 1, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, क्योंकि ये आर तो यहां पे है नहीं, फिर क्या आएगा, 1, और ये 1 कितनी बार आएगा, n टाइम्स या n+1 टाइम्स। अगर 1 से 10 तक का काउंटिंग करोगे कितने नंबर, 1 से 10 तक का कितने नंबर, मगर 0 से 10 तक का कितने नंबर। तो इसका मतलब जब r इक्वल टू 0 से n तक का काउंटिंग की जाएगी तो ये कितने नंबर आ रहे होंगे, तो इसका सम कितना हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। फिर यहां देखते हैं दूसरा समेशन क्या है। दूसरा समेशन क्या है, r, समेशन ऑफ r। समेशन ऑफ r है तो r इक्वल 0 से n, तो पहला नंबर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर लास्ट नंबर क्या जानते हो, ये
क्या ये n प्लस 1/2 है? हाँ है ना? ठीक है, थर्ड नंबर क्या दे रखा है? 2r माइनस 1, समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 से n, और यहां पे कितना था? 2r माइनस 0 पुट करो, 0 पुट करो, कितना आया? फिर क्या आएगा? r की जगह 1 पुट करो, फिर क्या आएगा? 2 पुट करो, 3, फिर क्या आएगा? वैसे भी आपको दिख रहा है क्या ये ऑड नंबर है? 2n माइनस 1 क्या होता है? 2n मतलब इवन, माइनस 1 ऑड। अब आप ये देखो कि यहां पे लास्ट नंबर क्या होगा? 2n माइनस 1, ठीक है? तो सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर वो कितना होता है? और माइनस कितना हो जाएगा? देखो फिर से समझो इसको, क्या किया? 1 प्लस 3 कितना होता है? इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना होगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। देखो यहां देखो, ये 4 है ना? 4 प्लस 5 कितना? ये तो 4 है, तो 4 प्लस 5 9, तो 9 को क्या लिख सकते हैं? यहां तक का 9 है, 9 प्लस 7 16 क्या होता है? इसी तरह से 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, अब यहां तक का 16 है, 16 प्लस 9 25, कितना हो गया? इसका मतलब 1 से लेके, अब देखो ये क्या है? 2 टर्म आए तो क्या आया? 2 स्क्वायर, 3 टर्म आए तो कितना आया? 4 टर्म आए तो कितना आया? 5 टर्म आए तो कितना? मगर काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। कहां से? तो 1 से लेके यहां तक का काउंट करेंगे तो कितना आएगा, और आगे से कितना है? समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब यहां पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। पहला वाला वैल्यू क्या आएगा? n प्लस, सेकेंड वाला वैल्यू कितना आएगा? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, यहां कितना आएगा? n स्क्वायर माइनस, अच्छा फर्स्ट वाला कॉलम और लास्ट वाला कॉलम देखो, इसका मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया? समझ में आया? क्लियरिटी है? अभी 1 मिनट है, जाना नहीं है यार, बाय गॉड कैसे भाग रहे हो? कुछ होमवर्क है, 1-2 क्वेश्चन होमवर्क है, सबमिशन पे ही क्वेश्चन होमवर्क है, करा दिया? दो क्वेश्चन होमवर्क लिख लो तो। हाँ बस, हाँ ठीक है, इतना ही कर रहे हैं। 1 मिनट, हाँ सर, हाँ हाँ